प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वह है सल्तनत कालीन सुल्तान मोहम्मद तुगलक, जो सबसे ज़्यादा विद्वान, पढ़ा लिखा, अपने समय से आगे की सोच, विचार और समझ रखने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। और उसकी असफलता के कारण, प्रिय विद्यार्थियों, आप सोचेंगे कि हम बात करते हैं कि वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा सुल्तान था, विद्वान था, कई भाषाओं का जानकार था, उदार था, सहिष्णु था, अपने समय से आगे की सोच रखता था, अन्य धर्म संप्रदायों के प्रति अपने उच्च विचार रखता था, स्वतंत्र विचार रखता था, सहिष्णु और उदार विचार रख के हिंदुओं के त्योहारों में जो भाग लेता था, फिर वो असफल क्यों रहा? तो हम उन्हीं कारणों की चर्चा करेंगे कि जिसके कारण सुल्तान मोहम्मद तुगलक असफल रहा। पहला जो कारण था सुल्तान मोहम्मद तुगलक के असफल होने का, वो था उसमें विरोधी गुणों का अत्यधिक विचित्र मिश्रण था, जिसके कारण कभी जनता उसको समझ नहीं पाई। उसमें विचित्र विरोधी गुणों का मिश्रण था। उदार हो जाता था, दयालु भी था, लेकिन क्रोधी भी था। अत्यधिक गुस्सा आने पर वो कठोर दंड भी दे देता था। तो न तो जनता ने उसके गुणों को, उसके विचारों को समझने का प्रयास किया, और सुल्तान की ये गलती रही कि सुल्तान ने भी कभी अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को, अपनी भावों को, वो क्या चाहता है, जनता में पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, जनता को समझाने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण बहुसंख्यक ना तो वो मुस्लिमों को संतुष्ट कर पाया और ना ही वो अपनी बहुसंख्यक जो गैर मुस्लिम जनता है, प्रजा है, वो उनको संतुष्ट कर पाया। दूसरा कारण था उसकी असफलता का, उसकी जो योजनाएं थी, जो सुल्तान ने राज्य के हित में, प्रजा हित में, प्रशासनिक हित में जो योजनाएं उसने लागू की थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, चाहे राजधानी परिवर्तन हो, चाहे दोआम में कर वृद्धि हो, जितनी भी उसने योजनाएं लागू की, वो सारी योजनाएं असफल हुई और अत्यधिक धन का अपव्यय हुआ और जो जनहानि हुई, उससे के कारण सुल्तान जनता में, प्रजा में अलोकप्रिय होता गया और जनता उसके विरोधी होती गई। तीसरा कारण था सुल्तान की असफलता का, वो था उसके उदार, स्वतंत्र और सहिष्णुता के जो विचार थे, वो अत्यधिक उदार था, स्वतंत्र सोच रखता था, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, उदार था, धर्म को ज़्यादा प्रशासन में, राज्य के हित में महत्व नहीं देता था। तो वो उसके जो विचार थे वो वास्तव में बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने युग से आगे के उसके विचार थे, जो उस 15वीं सदी के जो युग था, जिसमें लोगों की मानसिकता, जो धारणा थी, जो दृष्टिकोण था, जिसमें धर्म गहरे से पैठ रखता था, प्रभाव रखता था, वहाँ पर उसके उदार विचार, धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदुओं के प्रति अच्छे विचार हो सकते हैं, या गैर मुस्लिम जनता अपन समग्र रूप से बात करते हैं, तो वो सारे विचार उस युग से आगे थे, जिसके कारण जो बहुसंख्यक जो उलेमा वर्ग था, जो मुस्लिम प्रजा पर, मुस्लिम जनता पर अपना गहरा प्रभाव रखता था, वो उससे अत्यधिक नाराज हो गया, जो भी उसकी असफलता का कारण बना। चौथा कारण था कि जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक था, वो अपना स्वभाव के कारण, अपनी उदारता के कारण, अपनी प्रतिभोज, जो भोज देने की उसका शौक था, उसकी जो रुचि थी, उसके कारण, उपहारों के कारण, अत्यधिक जो धन व्यय हुआ, उसकी योजनाओं में जो धन व्यय हुआ, विद्रोहों को दबाने में जो धन व्यय हुआ, उसे के कारण जो उसका राजकोष था उसको भारी क्षति हुई। और आप जानते हैं कि जो धन का अभाव है
धन की जो कमी है वो राज्य हो या चाहे व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिए, चाहे राज्य के हित में, वो उसकी बहुत बड़ी असफलता का कारण बन जाता है जब राज्य का जो कोष है धन का अभाव होगा। और दूसरा, जो भी उसने योजनाएं बनाई धन आर्थिक विकास के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वो योजनाएं भी असफल होती गई, तो रिक्त राजकोष ने भी उसकी असफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पांचवां कारण था मोहम्मद तुगलक की असफलताओं का, वो था उसका अत्यधिक क्रोधी, कठोर दंड और अमानुष्य दंड देने का कारण। यानी एक तरफ हम बात करते हैं कि सुल्तान उदार था, सहिष्णु था, सभी के प्रति अच्छी सोच रखता था, उदार दानी था, फिर भी उसको जब गुस्सा आता था, जब उसको क्रोध आता था, तो अपना संतुलन खो देता था और छोटे छोटे अपराधों के लिए भी वो भीषण यानी कठोर दंड दे देता था जिसकी जरूरत नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भय से, दंड से किसी को भी लंबे समय तक चुप नहीं कराया जा सकता, उनको दबाया नहीं जा सकता, या हम छोटे से अपराध के लिए, छोटी सी गलती के लिए हमें उनके प्रति समझाइश की जानी चाहिए, उनको कम दंड दिया जाना चाहिए, कठोर सजा नहीं देनी चाहिए ताकि आगे चलकर उसको सुधरने का, उसको पश्चाताप का मौका मिले। लेकिन सुल्तान में इनका अभाव था। वो छोटे छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड दे देता था, मृत्यु दंड दे देता था, अमानुषी यातनाएं देता था, जिससे के कारण लोग भयभीत रहते थे। उसने जो अपने कठोर दंड और अमानुष्य यातनाओं के कारण चारों तरफ जो आतंक फैला दिया, उसके कारण लोग बहुत भयभीत होने लगे। और जो छोटे छोटे अपराध हुए, जो छोटी छोटी गलतियां भी उन्होंने की, अमीर हों चाहे दरबारी हों, चाहे सैनिक हों चाहे मंत्री हों, तो वो सुल्तान के पास जाने से डरते थे कि सुल्तान के पास जाएंगे तो वो हमें कठोर दंड देगा, अमानुष दंड देगा, मृत्यु के घाट उतार देगा। तो बहुत से विद्रोह ऐसे हुए मोहम्मद तुगलक के समय जो उसकी इस सोच के कारण ही, उसके अमानुषी की दंड के कारण ही लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जबकि जरूरत थी कि लोग ऐसे लोगों को ऐसे कम अपराध, जो गंभीर अपराध नहीं थे, उनके क्षमा किया जाए, उनको कम सजा दी जाए। लेकिन बहुत से विद्रोह उसके इसी कारण हुए कि उसकी कठोर और अमानुषीय यातनाएं, सजाओं के कारण। छठा जो कारण था मोहम्मद तुगलक की असफलता का, वो था जो मोहम्मद तुगलक ने जनता के लिए, राज्य के लिए, प्रजा के लिए प्रशासनिक दृष्टि से जो जो भी योजनाएं बनाई, वो योजनाएं बहुत उपयोगी थी। आधुनिक इतिहासकार भी उन योजनाओं में कोई खामी नहीं मानते हैं कि वो योजनाएं बिल्कुल अव्यावहारिक थी या गलत थी। लेकिन उस योजनाओं को जिसके लिए हम लागू कर रहे हैं, जिनके हित में हमको उनको योजनाओं को अमल में लाना है, लागू करना है, वो जो प्रजा थी उसमें इतने योग्यता नहीं थी, वो इतनी शिक्षित नहीं थी, वो उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उस योजनाओं को समझ सके, उन योजनाओं के महत्व को समझ सके। क्योंकि मोहम्मद तुगलक अपने युग से आगे था, उसकी सोच बहुत आगे थी, जबकि जनता में इतना अग्रेसिव नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी कि वो मोहम्मद तुगलक की उन योजनाओं के महत्व को समझ पाए। और सुल्तान ने भी उन योजनाओं के महत्व को अपने प्रजा में, अपनी जनता में जिसके लिए लागू कर रहा है, उनको समझाने में वो सफल नहीं रहा, जिसके कारण भी मोहम्मद तुगलक को असफलता का सामना करना पड़ा। सातवां कारण था मोहम्मद तुगलक की असफलता का, जो एक बहुत बड़ा कारण था, वो ये था, प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हम जब घर परिवार की बात करते हैं तो घर परिवार चलाने के लिए भी पारिवारिक सदस्यों का सहयोग चाहिए। जब हम बात करते हैं एक पंचायत, एक जिला, एक तहसील, एक विधानसभा, एक लोकसभा, जब हम देश की बात करते हैं तो हम जब राजतंत्र की बात करते हैं, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, एक राजा का शासन, तो राजा अकेला अपनी ताकत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर वो कब तक शासन करेगा?
उसकी सफलता के लिए या राजा की योग्यता, महत्वाकांक्षा, उसकी प्रतिभा तो सर्वोच्च है ही, लेकिन उसके सफलता के लिए, साम्राज्य राज्य की सफलता के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए शासक को ऐसे योग्य सलाहकारों की, विश्वास पात्र लोगों की, मंत्रियों की, पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है, जो सुल्तान के, राज्य के, शासक के विश्वास पात्र हों, सच्चे सलाहकार हों, योग्य हों, जो राजा और राज्य के उत्थान के लिए, विकास के लिए अपना योगदान दें, सलाह दें और वो योजनाओं को क्रियान्वित में योगदान दें। जैसा कि हम अपन देखते हैं कि इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने अपने योग्य और विश्वास पात्र लोगों का एक अपना दल बनाया। तुर्कान चिलगामी 40 गुलाम जो विश्वास पात्र थे, उन्होंने अपने जीवन काल तक जब इल्तुतमिश रहा, उसको उत्थान में, उसके विकास में, उसकी योजनाओं में, उसकी सफलताओं में बराबर महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही स्थिति हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना, तो अलाउद्दीन खिलजी को भी जैसे दिल्ली का कोतवाल था अलाउ उल मुल्क, वो उसका एक ऐसा विश्वास पात्र दोस्त था, मित्र था, सलाहकार था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गलत योजनाओं की तरफ, गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो रहा था, धर्म की स्थापना, विश्व विजय की स्थापना, कि भारत को तो जीता ही नहीं और विश्व विजय के लिए निकल जाओ, तो उसने साहस करके सही सलाह अलाउद्दीन खिलजी को दी कि पहले भारत को तो जीतो। तो ऐसा विश्वास पात्र और उसकी बात को मानकर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय और धर्म की स्थापना का विचार त्याग दिया। तो मोहम्मद तुगलक को ऐसे कोई भी विश्वास पात्र, योग्य साथी नहीं मिले, सेनापति नहीं मिले, अमीर नहीं मिले, और वो उसकी असफलता का बड़ा कारण सिद्ध हुआ। 8वां जो कारण था मोहम्मद तुगलक की असफलता का, वो था संयोग और प्रतिकूल परिस्थितियां। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी संयोग मात्र से, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे हम तकदीर की बात करते हैं, किस्मत की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अपन जब एक शिक्षक के नाते, एक इतिहास की यथार्थता के नाते अपन बात करते हैं, तो संयोगों का, परिस्थितियों का, समय का, इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है आदमी की, व्यक्ति की, राज्य की सफलता और असफलता में। ऐसा ही हुआ मोहम्मद तुगलक के साथ। उसकी योजनाएं सही थी, उद्देश्य सही था, नियति सही थी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे हम कराजल अभियान में देखते हैं, अपन जब उसके खुरासान अभियान की बात करते हैं, तो परिस्थितियों, समय विपरीत होने के कारण उस योजना को अमल में नहीं लाया जा सका। अपन जब कराजल जो हिमालय के क्षेत्र में अभियान की बात करते हैं, तो प्रतिकूल मौसम, बर्फबारी, तूफान के कारण हम बात करते हैं कि दोआब में कर वृद्धि की सुल्तान ने, तो कोई वो गलत योजना थोड़ी थी कि दोआब समृद्ध था, विकसित था या उपजाऊ था। कहने का तात्पर्य कि वो बढ़े हुए भूमि कर की दर, राजस्व की दरों को दे सकते थे, लेकिन संयोग से उसी साल अकाल पड़ गया। तो प्रतिकूल परिस्थितियों, संयोगों के कारण भी मोहम्मद तुगलक को असफलताओं का सामना करना पड़ा। 9वां कारण था मोहम्मद तुगलक की असफलता का, वो था उसकी एक अव्यवहारिक नीति। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम प्राचीन काल में भी पढ़ते हैं हम कि समुद्रगुप्त के संदर्भ में, गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसने अपनी दूरदर्शिता से, अपनी कूटनीति से, अपनी योग्यता से ये समझ लिया कि उस जमाने में यातायात और संचार के साधनों के अभाव के कारण उत्तर से दक्षिण भारत पर शासन करना, प्रत्यक्ष शासन करना लगभग असंभव सा था और वो व्यावहारिक नहीं था।